अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। वजीर आजम इमरान खान के सबसे करीबी दोस्त समझे जाने वाले अब खुलकर सामने आ गए हैं। पैगाम दिया है कि 1 साल तक चुप रहा, अब जुल्म बढ़ता जा रहा है। ये दोस्त कोई और नहीं, जहांगीर तरीन है। आज अदालत में पेशी के मौके पर जहांगीर तरीन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं तो दोस्त था, मुझे दुश्मनी की तरफ क्यों धकेल रहे हैं। 1 नहीं 2 नहीं, इन लोगों ने 3 FIR की हैं। मैं ये पूछता हूँ, मजबूर हूँ पूछने पे कि आखिर ये इंतकामी कार्रवाई क्यों हो रही है। 1 साल से मैं चुप करके बैठा हूँ। मेरी वफादारी का कोई और सबूत किसको चाहिए? तो मेरी वफादारी का इम्तिहान लिया जा रहा है। ये क्या हो रहा है? जुल्म बढ़ता जा रहा है। मेरे और मेरे बेटे के बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। केस तो अभी शुरू भी नहीं हुआ और मेरे और बेटे के बैंक अकाउंट क्यों किए? कौन कर रहा है ये? अफसोस का मकाम ये है कि आज हम तहरीक इंसाफ से इंसाफ मांग रहे हैं। मैं तो दोस्त था, मुझे दुश्मनी की तरफ क्यों धकेल रहे हो? मैं तो दोस्त था भाई, दोस्त ही रखो। जहांगीर तरीन ने मजीद कहा कि अब वक्त आ गया है कि इंतकामी कार्रवाई करने वालों को बेनकाब किया जाए। मुझे अलग करने से तहरीक इंसाफ को कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। जो भी इंतकामी कार्रवाई करवा रहे हैं ना, अब वक्त आ गया है कि उनको बेनकाब किया जाए। इनको बेनकाब खान साहब खुद करें, इनको बेनकाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत करें कि ये कौन लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं जिससे मुझे खान साहब से दूर कर दिया गया। और मैं आपको ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं पहुँचेगा मुझे ये इस तरह से अलग करने से। जहांगीर तरीन समझते हैं कि उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और आज उनके साथ मौजूद तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली राजा रियाज का कहना था कि ये साजिश इमरान खान के इर्द गिर्द के लोग कर रहे हैं। अभी जो खान साहब ने अतमाद का वोट लिया है, सबसे बड़ा किरदार जहांगीर खान तरीन का। पहले पंजाब की हुकूमत जहांगीर तरीन साहब ने बनाई, वफाक की हुकूमत जहांगीर तरीन साहब की मेहनत से बनी। खान साहब के इर्द गिर्द जो लोग जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, ये इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, जो इतने लोग जहाँ वज़रा हैं, MP हैं, MNA हैं, हम सब जहांगीर तरीन खान के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। इस पूरे मामले पर वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने रद्द-ए-अमल दिया कि किसी को टारगेट नहीं किया जा रहा। ऐसा नहीं हो सकता कि दूसरों का एहतसाब करें और अपनों का ना करें। सबसे मुश्किल जो चीज़ होती है अपने किसी से कोई सवाल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका नारा एहतसाब का है, फिर ये नहीं हो सकता दूसरों का एहतसाब करें और अपनों का ना करें। हरगिज़ नहीं है कि किसी एक ग्रोह को, एक मिल को या एक शख्स को सिंगल आउट किया जा रहा है, किसी को टारगेट नहीं किया जा रहा। अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी की जा रही है। JDW जो है वो शुगर प्रोडक्शन का 20% है पाकिस्तान का, छोटा ग्रुप नहीं है। JDW का ऑडिट ना करते शुगर कमीशन के अंदर, आप लोगों ने सबसे पहले सवाल उठाना था कि जी आपने, चूंकि वो आपकी पार्टी से हैं तो आपने 20% को छोड़ के आप 80% का एहतसाब कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली राजा रियाज ने दावा किया है कि जहांगीर तरीन ने वज़ीर आज़म के वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में अहम किरदार अदा किया। तो किसके कहने पर किया? तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली राजा रियाज ही हमारे साथ मौजूद हैं, जो आज जहांगीर तरीन के साथ अदालत भी गए थे। राजा रियाज साहब बहुत शुक्रिया। राजा रियाज साहब, हफीज़ शेख ने रब्ता किया था अपने सेनेट के इलेक्शन से पहले जहांगीर तरीन से और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने इसका दिफा भी किया था, मगर ये वज़ीर आज़म का वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में आप कह रहे हैं कि उन्होंने अहम किरदार अदा किया, तो यानी कि उनके ताल्लुकात वज़ीर आज़म से बेहतर थे, अभी ब्रेक डाउन हुआ है? जी, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि 15-20 दिन पहले तक हालात बहुत अच्छे हो गए थे खान साहब के और जहांगीर तरीन के, लेकिन पिछले 15-20 दिनों में फिर कुछ लोगों ने ऐसी साजिश की। हम ये चाह रहे हैं कि जो चीनी का माफिया है उसके ख़िलाफ़ एक्शन होना चाहिए, और इमरान खान साहब भी यही चाह रहे हैं कि चीनी का जो माफिया है उसके ख़िलाफ़ एक्शन होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से कुछ लोग साजिश करके उसमें, जो कि जहांगीर तरीन उस माफिया में नहीं है, उस लिस्ट में किसी न किसी तरीके से जहांगीर तरीन साहब का नाम फिट कर देते हैं, और उस वजह से फिर ये अब भी जो कशीदगी ज़्यादा बड़ी है उसकी वजह यही है कि उस लिस्ट में जहांगीर तरीन साहब आते ही नहीं हैं। वैसे मगर FIA के मामला तो वज़ीर आज़म खुद देखते हैं। अगर ताल्लुकात अच्छे थे तो आप किसी और पे जिम्मेदारी कैसे डाल सकते हैं कि उनके आसपास जो लोग मौजूद हैं वो साजिश कर रहे हैं? वज़ीर आज़म खुद करते हैं काम, वरना कौन कर रहा है? तरीन साहब कहते हैं कि मेरी खिलाफ साजिश हो रही है और मुझे सिर्फ दीवार के साथ लगाया जा रहा है, और कोशिश की जा रही है कि मेरे और खान साहब के दरमियान जो तल्लुकात बहुत बेहतर हो गए थे उनको एक दफ़ा फिर ख़राब किया गया है और मेरे ख़िलाफ़ ये साजिश की जा रही है। ये जहांगीर तरीन साहब कहते हैं। वैसे अगर बेहतर हो गए थे तो क्या अब मुकम्मल तौर पर जहांगीर तरीन साहब से कतई ताल्लुक़ कर लिया है? कोई राब्ता नहीं है वज़ीर आज़म का? 2 हफ्तों पहले था।
कुछ राब्ते ख़त्म हो गए हैं। उसी वजह से आपने देखा है कि 3 FIR उन पर दर्ज कर दी गई हैं और बिल्कुल वो FIR जो है हकीकत से उनका कोई तल्लक नहीं है और उन्हें फिर ज़मानत भी करानी पड़ी उन तीनों FIRs में। तो इससे ये साबित हो रहा है कि फासले काफ़ी फिर एक दफ़ा बढ़ गए हैं। वैसे यानी कि पहले हफीज़ शेख ने राब्ता किया, तहरीक इंसाफ ने दिफा किया, फिर आप कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म के वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए राब्ता हुआ। ये दोनों काम जब हो गए, सेनेट के इलेक्शन हो गए, तो उसके बाद राब्ता मुनक़ता हो गया। बहुत अहम किरदार अदा किया और उसमें उन्होंने पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाया वोट कॉन्फिडेंस लेने के लिए खान साहब के लिए। लेकिन उसके बाद फिर कोई ऐसी ये जो माफियाज़ की लिस्ट बनी है, जो चीनी के स्टॉकिस्ट हैं उनकी लिस्ट बनी है, मालकान उसमें शामिल नहीं है, सिर्फ एक वाहिद मालिक शामिल है, वो जहांगीर तरीन साहब हैं। बाकी वो लोग हैं जो पूरे मुल्क में चीनी को स्टॉक करते हैं, चीनी का रेट ऊपर नीचे करते हैं। मिल के मालिक सिर्फ एक जहांगीर तरीन साहब हैं। हफीज़ शेख ने तो खुद राब्ता किया था अपनी सेनेट सीट के लिए, वज़ीर आज़म ने भी क्या अपने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए खुद राब्ता किया, जहांगीर तरीन से खुद कहा? जी बिल्कुल, मेरे इतला के मुताबिक वज़ीर आज़म साहब का और जहांगीर तरीन साहब का राब्ता था और वो अपने गांव से स्पेशल इस्लामाबाद आए, कुछ दिन उधर रहे और उसमें उन्होंने बहुत से लोगों से राब्ता किया और उनको इस चीज़ पे कायल किया, इस चीज़ के लिए कि सब मिल के तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब को एतमाद का वोट दिया जाए। और इसी वजह से आपने देखा कि सेनेट में पहले काफ़ी वोट लूज़ कर गए थे हम, लेकिन फिर हमने पूरे के पूरे वोट लिए। इसमें जो नुमायाँ किरदार है और लोगों का भी होगा, लेकिन जो नुमायाँ किरदार है वो जहांगीर तरीन साहब का। तो फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो गया और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होते ही मुखालिफ लॉबी हावी हो गई और वज़ीर आज़म से ये काम करा लिया। मेरा ख्याल है ये आप 100% ठीक कह रहे हैं। सर फिर मुझे ये बताइएगा कि वो कह रहे हैं कि फ़ायदा नहीं है तहरीक इंसाफ का, भी नुकसान क्या पहुंचा सकते हैं? कितने लोग आ जाएंगे जहांगीर तरीन साहब के साथ? हुकूमत में है वज़ीर आज़म, हुकूमत है उनकी पंजाब में, MNAs MPs अगर वो भी लाए थे तो क्या नुकसान पहुंचा लेंगे और क्यों उनके साथ खड़े होंगे लोग? एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि तरीन साहब का ना तहरीक इंसाफ छोड़ने का फ़ैसला है, चाहे वो जेल भी जाएं, और ना वो कोई अदम एतमाद वाली, ना पंजाब में ना वफाक में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। वो सिर्फ अपना केस का दफा करेंगे अदालतों में और इमरान खान के साथ हैं। तो फिर ये क्यों कह रहे हैं कि मेरी वफादारी का इम्तिहान क्यों ले रहे हैं, मैं दोस्त हूँ, मुझे दुश्मनी की तरफ क्यों धकेल रहे हैं? जाहिर है वो तो उन्होंने कहा है कि मैं जब आपका दोस्त हूँ तो मेरी वफादारी का इतना लंबा और इस तरह का इम्तिहान जिसमें उनके बच्चे भी शामिल हैं, तो इस तरह इंसान फिर सोचता तो है कि मेरे साथ इस तरह क्यों हो रहा है। किसी के साथ भी हो तो वो जिस तरफ से हो रहा हो उनको कहता तो ये ज़रूर है, लेकिन आज भी बड़ी क्लियरली उन्होंने कहा है कि मैं तहरीक इंसाफ में हूँ, कहीं नहीं जा रहा, तहरीक इंसाफ के अंदर रहूँगा। खान साहब को इंशाल्लाह खुद जल्द एहसास हो जाएगा कि गलत हो रहा है और ये सारे मामला ठीक हो जाएंगे। अच्छा, राब्तों की खबरें आई, शीला रज़ा साहिबा ने ट्वीट किया, फिर ट्वीट डिलीट कर दिया, उसका डिनाइल भी आ गया, क्या कोई राब्ते हो रहे हैं क्या? कोई अप्रोच नहीं किया गया, ना वो जाने के लिए तैयार हैं, ना किसी ने अप्रोच किया है, कोई राब्ता किसी से वो नहीं कर रहे। किसी को अगर कोई कोशिश कर भी रहा है तो राब्ता भी नहीं कर रहे। मीडिया पे भी वो कोशिश कर रहे हैं कि मैं ना जाऊँ। आज क्योंकि वहाँ तरीक पे गए थे तो उधर मीडिया आ गया, तो फिर वहाँ पे बात मीडिया ने कहा कि बात करें तो करनी पड़ गई उनको। उनकी कोशिश यही है कि वो मौश रह के अपने केस लड़े और केस लड़ के अदालत से बाइज्जत बरी होके खान साहब के सामने जाए। मतलब अगर जहांगीर तरीन का दावा है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत में उनको उनके बच्चों को गलत टारगेट किया जा रहा है और तहरीक इंसाफ में उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा, तो फिर जो अपोजिशन के साथ हुआ, अपोजिशन रहनुमाओं को उनके बच्चों समेत टारगेट किया गया, क्या वो इंसाफ है, वो एहतसाब है या वो इंतकाम है? ये तो एक सवालिया निशान खड़ा होगा। आप भी कर रहे हैं और लोग भी करेंगे, हम भी करेंगे। ये तो इसको तो कोई नहीं रोक सकता। इस पे बहुत सी बातें पहले भी अपोजिशन भी कर रही है, आज हम भी इस ये देख रहे हैं अपनी आंखों के सामने। तो ये तो फिर मीडिया भी बात इस पे करेगा, ये तो बात होगी। वैसे तो आप लोगों ने वोट ही एहतसाब पर और बेहतर कारकर्दगी के लिए लिया था। इस कारकर्दगी पर, उस एहतसाब पर वोटर सपोर्टर क्या कह रहा है आपसे? वोटर अभी बहुत से सवाल पूछते हैं और जब इलेक्शन आएगा तो उसकी अगर यही हमारी पोजीशन रही या यही कारकर्दगी रही तो बहुत से सवाल हमसे लोग पूछेंगे और हमारे बहुत बुरी हालात इलेक्शनों में होंगे। बहुत शुक्रिया रियाज साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। जहांगीर तरीन क्या करना चाह रहे हैं, तो और बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।
क्या जहांगीर तरीन वाकई तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचा सकते हैं? हमारे साथ सुहेल बड़ाई साहब मौजूद हैं। सुहेल बड़ाई साहब बहुत शुक्रिया। बड़ाई साहब, आज पहली दफ़ा एक सियासी ताकत का मुजाहरा किया है जहांगीर तरीन साहब ने। टोन उनकी रिकन्सिलिएटरी है, मगर साथ में ये भी कह रहे हैं मुझे निशाना क्यों बना रहे हो, मैं तो दोस्त हूँ, मुझे दुश्मनी की तरफ क्यों धकेल रहे हो। लोग भी थे, राजा रियाज साहब कह रहे हैं कि तो पता नहीं था, जब बताएंगे तो और भी ज़्यादा लोग आ सकते हैं। आपको लगता है कि जहांगीर तरीन साहब के साथ वाकई लोग हो सकते हैं, जबकि हुकूमत में तहरीक इंसाफ है? अगर आज़ाद लोगों को वो लेके भी गए थे तहरीक इंसाफ में, तो हुकूमत छोड़कर कौन जहांगीर तरीन साहब के साथ आएगा? आपको लगता है वो खतरा बन सकते हैं? मेरा है 2.5 साल के बाद ये पहली एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट है। आज ये एक तरह से फॉरवर्ड ब्लॉक या एक तरह से एक अलग उन्होंने शो की, पावर शो किया है, जिसमें वो अपने साथियों को उन्होंने साथ खड़ा किया है, चाहे मजबूरी में ही किया है कि उनके ख़िलाफ़ केसेस बन रहे हैं, लेकिन वो कभी भी जब उनके इमरान से अच्छे तल्लुकात हों या बुरे तल्लुकात हों, वो हमेशा अपने साथियों से मिलते रहते हैं, मशवरा करते हैं, उनके साथ मीटिंग्स करते रहते हैं। तो आज एक तरह से पावर शो किया, और इसका क्या मकसद था इन लोगों को साथ खड़ा करने का? चाहे इनकी टोन रिकन्सिलिएटरी थी, लेकिन ज़ाहिर है ये बताना ज़रूरी था। वो समझते थे कि मेरी तहरीक इंसाफ में जड़े हैं, तहरीक इंसाफ में मेरे लोग हैं, मेरे साथ सूबाई वज़ीर हैं, मेरे साथ MNA हैं, मेरे साथ MPA हैं। ये सारा उन्होंने शो किया बग़ैर कुछ कहे हुए, बग़ैर कोई नाराज़ी ज़ाहिर किए, सिर्फ़ इतना कहा कि मुझे दुश्मन ना बनाओ। लेकिन इसके अंदर धमकी मौजूद थी कि अगर दुश्मन बनाया तो फिर ये जो सारे लोग खड़े हैं ये मेरे साथ हैं, ये हुकूमत को छोड़ के कल को मेरे साथ ग्रुप बना सकते हैं। तो ये मेरा ख्याल है, ये कहने में तो कोई हर्ज नहीं कि उनका जो पावर शो था उसका लाजमन यही मतलब था। और आप समझते हैं कि वाकई हुकूमत के ख़िलाफ़ लोग तरीन साहब के साथ मिल सकते हैं अगर वो कोई स्टैंड लेते हैं? क्योंकि ज़ाहिर है लाइन को तरीन साहब थे, मगर इनके अपने ज़ाती इंटरेस्ट थे। हुकूमत छोड़ देंगे ये और साथ चले जाएंगे जहांगीर तरीन साहब के, अगर तरीन साहब एक अलग स्टैंड लेते हैं आपके ख्याल में? नहीं, मैं ये तो नहीं समझता कि मौजूदा वक्त में लोग तरीन साहब की वजह से हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत कर देंगे, लेकिन जब बगावत का वक्त आएगा, जब हालात और वजह से बगावत होगी, तो उस वक्त तरीन साहब जो है वो एक यूँ समझिए कि एक बहुत बड़ा फैक्टर मौजूद होंगे, और उस वक़्त अगर उनका साथ हुआ तो डेफिनेटली वो बड़े इनके लिए ख़तरनाक हो सकते हैं। क्योंकि तरीन साहब वाहिद वो आदमी हैं जो PTI की जो इंटरनल वर्किंग है उसको जानते हैं, और जितने लोग लेके आए हैं हर एक से उनका ज़ाती तल्लुक़ है। किसी को जहाज़ पे बिठा के लाए, किसी से मुज़ाकरात किए, सारे इत्तेहाद किए। तो मेरा ख़्याल है PTI की दाई अम्मा हैं वो, और PTI की दाई अम्मा जो है वो चाहेंगी तो कुछ ना कुछ बच्चे ज़रूर उनके साथ जो है वो चले जाएंगे। लेकिन मेरा ख्याल है अभी वो इसका वक्त, अच्छे वक्त का इंतज़ार करेंगे। वो ऐसे वक्त पे वार करेंगे जब PTI के अंदर इंटरनल बिकरिंग और वजह से होगी, और उसके अंदर वो ज़ाहिर है अपनी दिया सलाई जो है वो भी ज़रूर उसको आग लगाएंगे। मतलब एक तरफ इमरान खान का एहतसाब का नारा है और वो मुकम्मल तौर पर अब ओनरशिप भी ले रही है हुकूमत के, जी हम तो फिर एहतसाब के आगे इमरान खान किसी को भी नहीं देखते, अपनों को भी नहीं देखते। दूसरी तरफ जहांगीर तरीन साहब कह रहे हैं कि उनके खिलाफ साजिश है। आपको लगता है कि कोई साजिश है? क्योंकि इमरान खान साहब, जो बशीर मेमन साहब फॉर्मर DG FI हैं, उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब तो खुद ज़ाती तौर पर बुला के कहते थे कि जी फ़लाँ के ख़िलाफ़ केस खोलो, फ़लाँ के ख़िलाफ़ कार्रवाई करो। तो ये कोई कर रहा है और इमरान खान साहब को पता नहीं है, या फिर इमरान खान साहब को किसी ने भड़का दिया जहांगीर तरीन साहब के ख़िलाफ़? मेरा ख्याल है भड़काने वाली बात ज़्यादा करीने के आस लगती है। उसकी वजह यह है कि ये तो ओपन बात है ना कि जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं आज़म खान साहब और असद उमर साहब, वो लाजमी तौर पर मुखालिफ हैं जहांगीर तरीन साहब के, और ओपनली इनके ख़िलाफ़ बात भी करते हैं और इनके ख़िलाफ़ लॉबी भी करते हैं। और तरीन साहब जब थे ताकत में तो उन्होंने भी असद उमर साहब को वजारत ख़जाना से निकलवाने में और आज़म ख़ान को कॉर्नर करने की कोशिश की थी, कामयाब नहीं हुए। तो ये एक लॉबी तो उनके ख़िलाफ़ डेफिनेटली सरगर्म अमल है। और तरीन साहब ख़ुद भी अपनी ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकातों में इन दो शख्सियात की निशानदही करते रहते हैं। तो ये अभी से 15-20 दिन पहले राजा रियाज साहब कह रहे हैं कि ताल्लुकात अच्छे हो गए थे, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में भी अहम किरदार अदा किया। हफीज़ शेख ने भी जहांगीर तरीन से रब्ता किया, पार्टी दिफा भी कर रही थी इस बात का कि जी हम तो करेंगे जहांगीर तरीन से रब्ता, इसमें क्या मसला है। तो ये क्या हुआ है? जहांगीर तरीन साहब की जब ज़रूरत पड़ी तो उनसे रब्ता कर लिया गया और फिर मुनक़ता हो गया और फिर कार्रवाई शुरू हो गई, ये क्या हुआ एग्जैक्टली? ये इनके बड़े लव हेट रिलेशनशिप बड़ा दिलचस्प है। जब तरीन साहब बाहर गए
तो मुझे ख़ुद उन्होंने बताया तरीन साहब ने कि वहाँ उनकी टेक्स्ट मैसेजिंग होती रही इमरान खान से, और इसी वजह से तरीन साहब वापस आए जब हालात साजगार थे और ख़ान से उनकी टेक्सटिंग होती रहती थी। और फिर मुझे ख़ुद ही तरीन साहब ने यह भी बताया कि शुगर के मामले में वो एडवाइस करते रहे इमरान खान को, और इमरान खान उस एडवाइस पर अमल करते रहे और कीमत जो है वो कंट्रोल में रही, और नो कॉन्फिडेंस तक भी वो राब्ते में रहे, और उस वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तक राब्ते में रहे। लेकिन उसके बाद फिर वो लॉबी जो है वो सरगर्म अमल हुई है, और उसने फिर से तरीन साहब के ख़िलाफ़ वही जो शुगर स्कैंडल था उसको मंजर आम पे लाए हैं। लेकिन अब मेरा ख़्याल है कि तरीन साहब जो हैं वो भड़क उठे हैं। पहले वो बड़े खामोश रहे और ठंडे जो थे ठंडे पेटों बर्दाश्त करते रहे, लेकिन मेरा ख्याल है कि आज जो पावर शो था ये एक तरह से वो एक कदम उन्होंने आगे बढ़ाया है और अपनी नाराज़ी को पॉलिटिकल अंदाज में शो किया है। बहुत शुक्रिया सुहेल अरोड़ा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, एक और आम खबर पर बात करेंगे। रमज़ान में चीनी की कीमत के हवाले से अवाम को बड़ा रिलीफ मिला है। हुकूमत ने गुज़िश्ता हफ्ते पंजाब भर में चीनी की एक्स मिल कीमत 80 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की, जिसके खिलाफ पंजाब के मुख्तलिफ शुगर मिलर्स ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्तें दायर की। और आज इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हुई, जिसमें अदालत ने रमज़ान में चीनी 80 रुपये फ़ी किलो पर फरोख्त करने का हुक्म जारी कर दिया है। लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म जारी किया कि पंजाब की शुगर मिल से 1,55,000 टन चीनी की वसूली यकीनी बनाई जाए। अदालत ने केन कमिश्नर को हुक्म जारी किया कि तमाम शुगर मिल से पैदावार के तनासुब से चीनी ली जाए। समाअत के दौरान जस्टिस शाहिद जमील का कहना था कि आज अदालत जो हुक्म जारी करेगी वो चीनी की मखसूस मिकदार के लिए है। चीनी की कीमत के तयन का तरीक़ाकार रमज़ान के बाद तय किया जाएगा। अदालत ने एडवोकेट जनरल पंजाब को हिदायत की कि इस हवाले से रूल्स बनाने के काम को यकीनी बनाया जाए। अदालत ने चीनी के हवाले से तमाम केसों को यकजा करके आइंदा समाअत पर पेश करने का हुक्म दे दिया। शुगर मिलर्स राजी नहीं थे, अदालत ने कम से कम रमज़ान की हद तक ये हुक्म दे दिया है। हम इस हवाले से तफसील से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हसन इकबाल साहब, जो कि सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन पंजाब जोन हैं। आपका बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर है हुकूमत ने 80 रुपये का रेट तय किया, मगर शुगर मिलर्स नहीं मांग रहे थे। लाहौर हाई कोर्ट गए और अदालत ने कहा है कि आप 80 रुपये फ़ी किलो चीनी उठाने का हुकूमत को हुक्म दिया गया है। रमज़ान की हद तक का ये ऑर्डर है, बाद में तयन किया जाएगा। 1,55,000 टन शुगर मिल से पैदावार के तनासुब से चीनी ली जाएगी, 80 रुपये की रमज़ान में फ़रोख्त की जाएगी। क्या आपका कहना है इस पर? देखिए, हम तो ये जैसे अदालत आलिया ने हुक्म दिया है, मैं समझता हूँ कि हम तो बहुत पहले ये कह रहे थे कि रमज़ान के लिए हम कंसेशनल रेट पर चीनी देने को तैयार हैं, लेकिन वो शायद हुकूमत इस पर कोई वर्किंग खुद नहीं कर सकी थी। हुकूमत ने जो 80 रुपये रेट मुकर्रर किया था वो उन्होंने अक्रॉस द बोर्ड किया था तमाम वक्त के लिए। उसके लिए हम हाई कोर्ट में गए थे, ना कि रमज़ान शरीफ की जो है वो जो चीनी मुहैया होती है उसके लिए गए थे। तो उसको अदालत ने सस्पेंड कर दिया है और अदालत ने ये हुक्म दिया है कि उस पर मज़ीद तफसीलात होंगी, मज़ीद उसके ऊपर बहस होगी, उस पर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको ऑन बोर्ड लिया जाएगा और उसके बाद जो जनरल रेट है चीनी का वो बाद में तय किया जाएगा। आप ये कह रहे हैं कि शुगर मिलर्स पहले ही तैयार थे रमज़ान की सस्ती बेचने के लिए, हुकूमत चाह रही थी अक्रॉस द बोर्ड हो। हुकूमत का अलग दावा है, हुकूमत कह रही है उन्होंने आपका व्हाट्सएप का डेटा पकड़ा शुगर मिलर्स का और जो डीलर्स का, तो उसमें नजर आया कि 125 रुपये से ऊपर का प्लान था ले जाने का रमज़ान में, जिसकी वजह से हुकूमत ने क्रैक डाउन किया और जिसकी वजह से हुकूमत ने कहा कि 80 रुपये से ऊपर नहीं बेची जाएगी। देखिए शाहजेब साहब, जो शुगर मिल्स हैं वो अपना कंपनीज हैं, इनकॉर्पोरेटेड हैं, लॉज के तहत काम करती हैं, उनके जो अकाउंट्स हैं वो बाकायदा मेंटेन किए जाते हैं। तो व्हाट्सएप पे कारोबार नहीं करती, वो अपना पूरा ट्रांसपेरेंट तरीके से कारोबार करती हैं। आप इस इंडस्ट्री की अगर रेगुलेशन को देखें तो गन्ना खरीदने से ये रेगुलेट होना शुरू होती है, जिसको केन कमिश्नर पंजाब करते हैं, और उसके बाद जब चीनी बनती है तो 2010 से FBR के अफसरान फिजिकली जो है वो शुगर मिलों में बैठते हैं, एक एक बोरी वो गिनते हैं और जहाँ जहाँ वो जाती है उस पर बाकायदा सेल्स टैक्स होता है, इनकम टैक्स होता है और जिस जिस को फरोख्त की जाती है उसका बाकायदा हिसाब रखा जाता है। तो ये काम व्हाट्सएप पे नहीं हो सकता। हुकूमत का वर्जन है कि आप 2 बुक्स चलाते हैं, एक जो ऑफिशियल होती है जो FBR के रिकॉर्ड में होती है, दूसरा जो FBR के रिकॉर्ड में नहीं होती है, जिसमें टैक्स भी बचाया जाता है, प्राइसेस को भी मैनिपुलेट किया जाता है। और हुकूमत का वर्जन सिर्फ शहजाद अकबर साहब की हद तक नहीं है। वज़ीर आज़म ने एग्जैक्टली क्या कहा है वो आप सुनिए कि क्या उन्होंने पकड़ा है। 600 अरब रुपए का मामला पकड़ा है। देखिए, आपके सामने ये जो चीनी
का ये जो सारा हुआ ये आपके सामने आया। आपको पता है इन्होंने जो सर्कुलेशन में अभी हमने पकड़ा है, सिर्फ पंजाब के सट्टाबाजों ने सिर्फ चंद हफ्तों के अंदर ये जो सट्टाबाजी की है, चीनी पड़ी हुई है और वो महंगी होती जा रही है। आपको पता है इनके कितना पैसा सर्कुलेट किया? 600 अरब रुपया, 600 अरब रुपया सिर्फ चीनी में इनके बैंक अकाउंट्स में से पैसा गया जो अभी हमने पकड़ा है। 600 अरब रुपया। आप सोच लें कि किस तरह का पैसा बन रहा है और किसका खून चूस के बन रहा है? अवाम की। वज़ीर आज़म ने कहा 600 अरब रुपए सिर्फ पंजाब की चंद मिलों का पकड़ा है, तो 600 अरब रुपए बहुत बड़ा अमाउंट है जो वज़ीर आज़म क्लेम कर रहे हैं आप लोगों के बारे में। लेकिन जो वज़ीर आज़म साहब फरमा रहे हैं, यकीनन उनकी जो इंफॉर्मेशन का लेवल है उनका वो बहुत बड़ा है। हम किसी तरह भी उसको चैलेंज करने की पोजीशन में नहीं है, ना ही हम उसको चैलेंज करेंगे। लेकिन शुगर मिल सिर्फ चीनी के कारोबार में नहीं है, शुगर मिल सिर्फ मैन्युफैक्चर करती है, उसके बाद चीनी जो है आगे कई हाथों से होके कंज्यूमर तक पहुंचती है। अब अगर उसमें कोई मसाइल हैं या मुश्किलात हैं या कोई ऐसी चीज़ें हैं तो ज़ाहिर है तो शुगर मिल जो है वो उसकी जिम्मेदार नहीं है, और उनके जिम्मेदार कुछ और हैं, और जो मुतल्लिका इदारे हैं वो यकीनन अपनी जिम्मेदारी जो है वो पूरी करेंगे। लेकिन जहां तक मतलब मगर हुकूमत का दावा है कि फ्रंट मैन के जरिए ये काम भी सारा शुगर मिलर्स ही करते हैं। आपने कहा एफबीआर के पास भी पूरा डेटा होता है, सब कुछ होता है, तो एफबीआर ने 400 अरब रुपए से ऊपर की लायबिलिटीज जनरेट की हैं आप लोगों के खिलाफ। देखें, एफबीआर ने जो लायबिलिटीज जनरेट की हैं तकरीबन जो हम सुन रहे हैं, जिनके अभी तक नोटिस आपको तो नहीं मिले, 468 अरब रुपए तक। आप देखें 80 मिलें पूरे पाकिस्तान में काम कर रही हैं और एक प्रोजेक्ट की कीमत जो है वो तकरीबन 5 से 7 अरब रुपए है। आप इसको ज़रब दे के देख लें तो शायद मेरा ख्याल है उन पूरे प्रोजेक्ट की जो मिलों की जो कीमत है, कैपिटल कॉस्ट है, वो भी शायद इससे कहीं ज़्यादा है। तो ये मेरा ख्याल है कि जब ज़ाहिर एफबीआर ने नोटिस जारी किए हैं अभी उनकी बाकायदा स्क्रूटनी होगी। 80 रुपए हुकूमत ने प्राइस आपके लिए मुतय्यन की। अब हुकूमत का बड़ा एक अहम बात है, हुकूमत कहती है कि जी हमने जब अपना केन कमिश्नर से पूरा का पूरा डेटा सेट लिया तो उसमें हमें पता चला कि 259 रुपए आपकी एवरेज इस साल प्राइस है और 10.4% का आपका रिकवरी रेट है। उस पर तो जो कीमत हमारी बन रही थी वो 74-75 रुपए बन रही थी, मगर शुगर मिलर एसोसिएशन ने जो डेटा दिया वो ये था कि हमारी तकरीबन 9.3% का रिकवरी रेट है और 265 रुपए की हमारी इस साल की एवरेज प्राइस है। तो हमने शुगर मिलर्स की प्राइस को सही माना और उसके बाद हमने 80 रुपए की प्राइस निकाली, वो भी शुगर मिलर्स नहीं मान रहे। इससे ज्यादा जेनरस हुकूमत आपके साथ क्या हो सकती थी कि अपना डेटा नहीं, आपका रिकवरी पर और शुगर केन की प्राइस पर डेटा मान के वो 80 रुपए कह रहे थे और आप फिर भी नहीं माने। देखें शाहजेब साहब, पिछले साल मार्च में जो शुगर कमेटी बनाई गई थी फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज ने जो इन राइटिंग डेटा दिया, जो कि उस रिपोर्ट में बाकायदा प्रोड्यूस किया हुआ है, और जो उस कमेटी के मेंबरान थे उनकी दस्तखतशुदा रिपोर्ट है, उसमें गन्ने की कीमत 191 रुपये फी 40 किलोग्राम ली गई, रिकवरी 10% ली गई, और आखिर में जो शुगर की कीमत थी वो उन्होंने बताई 72 रुपये। आज केन कमिश्नर पंजाब के मुताबिक हमारी रिकवरी 9.33% है। अगर गन्ने की कीमत मार्केटिंग मैकेनिज्म से तय होनी है तो फिर क्या चीनी की कीमत हुकूमत मुकर्रर करेगी कि इतनी होगी या इतनी होगी? आप दुरुस्त कह रहे हैं कि अगर आप रेगुलेट नहीं करते गन्ने की कीमत तो चीनी की कीमत ना करें, मगर मसला यह है कि डीरेगुलेटेड इंडस्ट्री का मतलब होता है कि कंपटीशन हो और कंपैरेटिव फोर्सेस प्राइस तय करें, कोल्यूजन ना हो। आप पर इल्जाम यह है, जिसकी वजह से कंपटीशन कमीशन ने भी नोटिस लिया, कि आप लोग मिल बैठकर प्राइस तय करते हैं और चीनी की कीमतों में इजाफा करते हैं, तो फिर तो हुकूमत एक्शन लेगी। देखिए, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज तक हियरिंग जारी रखी हुई हैं और मामला अभी भी उनके साथ जो है वो चल रहे हैं, लेकिन आपने देखा है कि स्टिल वो किसी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंच सकी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये ठीक है कि शुगर मिल एक साथ काम करती हैं, उनकी एसोसिएशन है, लेकिन विद इन देमसेल्फ दे आर कंपीटिटर्स आल्सो। मगर चीनी सेल करते हुए आप कंपीट नहीं करते हैं, कोल्यूड कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो आपका एतराज है कि हुकूमत क्यों इंटरवीन करती है जब वो गन्ना खरीदते हुए नहीं करती, वहां पर हुकूमत कहती है कि जब इंटरवीन करना है क्योंकि आप कोल्यूड करके चीनी बेचते हैं और महंगी बेचते हैं। यहाँ तक कि यूटिलिटी स्टोर को जो टेंडर होते हैं उसमें शुगर कमीशन की रिपोर्ट हो या कॉम्पिटिशन कमीशन की, उसमें भी लिखा हुआ है कि आप लोग कोल्यूड करते हैं और एक साथ मिलकर बिड्स देते हैं। देखें, अगर गन्ना खरीदने में compete करना है तो क्या फिर चीनी बेचने में कंपटीशन नहीं होगा? कंपटीशन डेफिनेटली होता है, चीनी बेचने में भी होता है। और आप एक चीज़ ध्यान में रखें
कि 70% चीनी तो जाती है अपना कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में, जिसके लिए हम सब इतने परेशान हैं और इतने मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहे हैं, वो तो सिर्फ 30% चीनी है जो डोमेस्टिक कंज्यूमर पे जाती है जो। तो इसलिए मतलब है जो असल कंपटीशन है वो तो उस 70% की तरफ होता है। 30% की होलसेल और रिटेल मार्केट डिटरमिन करती है कि आपने जो 70% का पोर्शन है जो कि इंडस्ट्री को बेचना है उसकी प्राइस क्या बेचनी है। अगर इंडस्ट्री होती मार्केट लीड करने में, अगर प्राइस डिटरमिन करने में फैक्टर इंडस्ट्री होती तो फिर वो बड़ा फैक्टर ना होता, फिर कंपेरेटिव फोर्सेस भी फैक्टर इन करती, मगर रिटेल मार्केट और होलसेल मार्केट डिटरमिन करती है प्राइस को। खान साहब ये बात आपकी ठीक है कि ये एक विजिबल मार्केट है, वो एक इनविजिबल मार्केट है, क्योंकि वो जब उनको महंगी चीज़ मिलती है तो वो ऑटोमेटिकली अपनी प्रोडक्ट की चीज़ जो है वो अपनी जो प्रोडक्ट होती है वो उनको बढ़ा देते हैं। आपने देखा है मशरूबात हैं और चीज़ें हैं, उनकी कीमतें कितनी बड़ी हैं जो है। हम उस तरफ इसलिए तवज्जो नहीं देते कि वो रेगुलेटेड नहीं है। जो ये चीज़ चूँकि रेगुलेटेड है, एंड टू एंड रेगुलेटेड है, इसलिए इस पर हमारी ज़्यादा तवज्जो होती है, ज़्यादा ये फोकस में होते हैं और ये आवाम के और होना भी चाहिए, ये हुकूमत का कंसर्न है। लेकिन हम ये गुजारिश करते हैं, हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ये इसको रियलिस्टिकली देखना चाहिए। ये और आप इसकी तारीख उठा के देख लें कि हमेशा जब गन्ना महंगा मिला है तो चीनी महंगी हुई, जब गन्ना मुनासिब कीमत पर मिला है तो चीनी की कीमत भी जो है वो मुनासिब रही है। ये आज भी मुमकिन है, गन्ने का रेट आप 200 कर लें, 225 कर लें, आप देखें चीनी मगर हसन साहब 2018 में आपको गन्ना 180 रुपए की कीमत पर मिला था, मगर हुकूमत ने एक्सपोर्ट किया और आप लोगों ने चीनी 12-13 रुपए मार्केट में बढ़ा दी। 2019 में भी आप लोगों ने इतना महंगा नहीं लिया था, मगर पिछले साल ही जो कीमत थी वो 100 रुपए से ऊपर चली गई थी। इस साल आपने गन्ना महंगा लिया है तो गवर्नमेंट थोड़ा जेनरस होकर आपको करी 80 की बेचें, मगर आपने फिर भी 105-110 तक का रेट गया है। तो जब आपने गन्ना सस्ता भी लिया था तब भी आप लोगों ने महंगी बेची है पिछले 2 सालों में इस हुकूमत के आने के बाद। नहीं, देखें गन्ना जब महंगा मिलता है तो चीनी तब महंगी होती है। दूसरी बात आप एक्सपोर्ट की फरमा रहे हैं कि हमने एक्सपोर्ट कर दिया, लेकिन हम एक्सपोर्ट नहीं करते। गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट किया, मार्केट में शॉर्टेज क्रिएट गया, सिग्नल गया और आप लोगों ने चीनी की कीमत बढ़ा दी। उसके बाद पिछले साल तो चीनी की कीमत 100 रुपए से ऊपर चली गई। शुगर एडवाइजरी बोर्ड के इजलास में उन्होंने लेट इंपोर्ट करने का फैसला किया, तो गन्ना तो आपने सस्ता खरीदा हुआ था। देखें वो ऐसी बात नहीं है, गन्ना सस्ता नहीं खरीदा हुआ था। मे भी थोड़ी मतलब है 1-2 रुपए की फ्लक्चुएशन आती है जो इसकी एक्सपोर्ट की वजह से होती है। बाकी जो मैकेनिज्म है टोटल वो गन्ने की प्राइस के साथ ये मुंसलिक होता है। मैंने आपको अर्ज किया है कि ये एक कंपेटिटिव मार्केट है। हुकूमत ने इंपोर्ट भी की चीनी, और आपने देखें कि इस वक्त आपके नॉलेज में है, माशाल्लाह मुझे यकीन है आप एक बहुत आउटस्टैंडिंग जर्नलिस्ट हैं, आपके नॉलेज में है कि TCP ने 2 टेंडर दिए इंटरनेशनल मार्केट से और बगैर टैक्स के लैंडिंग कॉस्ट जो है वो 91 पहले टेंडर में आई है कराची में, और पंजाब में आने तक, अप कंट्री जाने तक आप 5-6 रुपए 7 रुपए और इसमें बढ़ा दें, वो बगैर टैक्स के है। हमारी ये कॉस्ट जो है 17% सेल्स टैक्स और 3% इनकम टैक्स के साथ है। दूसरे टेंडर में 2-3 मगर ये जो टेंडर हुए और उसके बाद स्क्रैप करने पड़े, फिर एक नया टेंडर जारी हुआ है, वो वाली बात आपकी दुरुस्त है। मगर इंटरनेशनल मार्केट, आप लोगों ने कभी लोकल मार्केट के लिए एक डिटर्मिनिंग फैक्टर रखा नहीं है। माजी में जब इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें बहुत कम थी तो भी पाकिस्तान में लोकल मार्केट में ज़्यादा थी, और आपने एक्सपोर्ट की तो उस पर आप सब्सिडियां लेते रहे हैं। 30-30 अरब रुपए का पिछले 5-6 साल का डेटा है। तो ऐसा हुआ नहीं कि आज आप इंटरनेशनल मार्केट को कोट करके कह रहे हैं कि लोकल मार्केट में कम होनी चाहिए। जब इंटरनेशनल मार्केट में कम थी तो लोकल मार्केट में महंगी बेचकर और एक्सपोर्ट पर सब्सिडी लेते रहे आप लोग। आजाद साहब, काश कि हम इतने पावरफुल होते हैं कि हम इंटरनेशनल मार्केट को भी कंट्रोल कर सकते। जो शुगर मिल वाले हैं, हम लोकल मार्केट को भी कर सकते। हम अपनी मर्जी से हुकूमत से सब्सिडी भी ले लेते, हम अपनी मर्जी से एक्सपोर्ट भी कर सकते। हम ये सारा कुछ खुद नहीं करते। हम एक पब्लिक पॉलिसी जो हुकूमत जारी करती है, हम उसके तहत काम करते हैं। और आप देखें, मैंने आपसे पहले मसला ये है ना कि आपकी इंडस्ट्री में इतने सारे पॉलिटिशियन हैं जो हुकूमत की पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करते हैं। खुद वजीर आजम ने कहा दबाव डाल के बुजदार हुकूमत से सब्सिडी ले गए। खुद शुगर कमीशन की रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि जिनका पंजाब हुकूमत पर असर रुख था वो 2.5 अरब रुपए ले गए, और 40% सब्सिडी खुसरो खानदान और जहांगीर तरीन साहब की मिल्स ले गई। तो आप लोग पॉलिसी मेकिंग में इन्फ्लुएंस रखते हैं। आपकी इंडस्ट्री में ज़्यादातर ऐसे लोग मौजूद हैं। हमें पाकिस्तान के जो बड़े बिजनेस ग्रुप हैं, लकी ग्रुप, मंशा ग्रुप, वो थोड़ी शुगर में नजर आते हैं, बड़े बड़े सियासतदान ही नजर आते हैं। देखें खानजादा साहब, ये बात कहना कि सब्सिडी ले गए, हुकूमत से 1 रुपया लेना कितना आपको आसान काम है, आपके नॉलेज में है, आप इस चीज़ को बहुत बेहतर समझते हैं। हुकूमत से कोई चीज़ इस तरीके से नहीं ली जाती अनलेस इट इज जस्टिफाइड। बहुत शुक्रिया, हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे। शुगर मिलर्स का मौक़िफ़ आपने सुना। प्रोग्राम में भी शामिल करते हैं।
साबिक डीजी एलडीए आज चीमा की आज आमदनी से ज़ायदा सजात केस में भी जमानत मंजूर हो गई है और बिलाखिर 3 साल बाद उनकी रिहाई का हुक्म सामने आया है। आज लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने महफूज किया गया फैसला सुनाते हुए आहत चीमा की दरख्वास्त से जमानत मंजूर कर ली और 10-10 लाख रुपए के 2 मचलकों के एवज उन्हें रिहा करने का हुक्म दे दिया है। इससे कबल 3 में से 1 मुकदमे में आहत चीमा पहले ही बरी हो चुके हैं, जबकि दूसरे में वो जमानत पर हैं। आहत चीमा को फरवरी 2018 में नैब ने आशियाना हाउसिंग स्कीम में करप्शन के इल्जामात के तहत गिरफ्तार किया था और फिर बाद में एलडीए, सिटी करप्शन और आमदनी से ज़ायद सजात के 2 अलग अलग मुकदमात भी बनाए गए थे। आहत चीमा शहबाज शरीफ के दौर में तकरीबन 4 साल तक लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल रहे। वो फरवरी 2018 में आशियाना हाउसिंग स्कीम करप्शन केस में गिरफ्तार हुए। उन पर मुबैना करप्शन और बेज़ाब्तियों के इल्जामात लगाए गए और 3 अलग अलग मुकदमात बनाए गए, मगर 3 साल बाद सूरत हाल यह है कि 1 मुकदमे में वो बरी हो चुके हैं, 2 मुकदमात में जमानत पर हैं और 1 मुकदमा भी साबित नहीं हुआ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान फरवरी 2018 में आहत चीमा के बारे में क्या राय रखते थे, देखिए। जब हमने तफ्तीश की तो पता चला कि आहत चीमा वो तोता है जिसके अंदर शहबाज शरीफ की जान है। ये शहबाज शरीफ का फ्रंटमैन है। एलडीए का इसको बना दिया हेड। फिर ये इतना ज़हीन उन्होंने समझा कि एलडीए नहीं, सिर्फ शेखोपुरा भी, कसूर भी, ननकाना भी, वो भी बीच में ले लिया एलडीए के। अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स हैंडल कर रहा था और फिर 14 अरब रुपए की ये जो आशियाना हाउसिंग स्कीम में इसके ऊपर नैब ने चार्ज भी लगा दिए। आहत चीमा के ऊपर ये हमारे पास सारी डॉक्यूमेंट्स हैं कि उसको कैसे कितने प्लॉट्स दिए, अरबों रुपए के उसको प्लॉट्स दिए। ये सारी डॉक्यूमेंट्स अभी आपको दे देंगे। जा दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।